हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ कुछ अच्छा होता है तो वहाँ कुछ कमियां भी होती हैं। सेम ऐसे ही अकाउंटेंसी के साथ भी है। अकाउंट्स की या अकाउंटेंसी की बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत वास्ट रोल प्ले करता है। आज के टाइम में अकाउंटिंग जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके, उसका एनालिसिस करके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में उन सभी लोगों को इन्फॉर्म करती है जो कि इसमें जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन गाइस, इसके साथ अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो आज का वीडियो जो है वो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पे ही मैंने बनाया है। हेलो गाइस, आई एम अनुपमा एंड वेलकम टू माय चैनल एंड काउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग अकाउंटेंसी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। अच्छा होता है तो कहीं कुछ कमियां भी होती हैं। सेम वैसे ही अकाउंटिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है, आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन साथ में अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन फिर भी इन लिमिटेशंस के बावजूद जो है अकाउंटिंग का जो रोल है वो अंडरमाइन नहीं होता। तो आज का वीडियो हम लिमिटेशंस पे देख रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। The first limitation of accounting is it ignores non-financial transactions। देखिए, अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, यानी जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। गाइस, ऐसे बहुत से इवेंट्स होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका बिज़नेस के वर्किंग पे बहुत इंपॉर्टेंट बेयरिंग होता है, यानी असर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते, हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इनमें सब एक हम ले रहे हैं इनइफेक्टिव कंट्रोल प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल सही नहीं है तो फिर उसका जो रिपरकशन है वो मैनेजमेंट को झेलना पड़ता है। कैसे झेलना पड़ता है कि प्रॉफिट जो है वो ऑपरेशन प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका कोई फाइनेंशियल नेचर नहीं है या हम कोई फाइनेंशियल वैल्यू इसको नहीं दे सकते। उसी तरह से देखा जाए तो द कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इसलिए है क्योंकि अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिल के काम करेंगे, वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। और अगर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी तो जो बिजनेस फॉर्म है वो भी अच्छा चलेगी और उसकी फॉर्म की इनकम और प्रॉफिट भी हाई हो जाएगा। लेकिन अगेन, क्योंकि इसको हम फाइनेंस में या इसे हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो जो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो लिमिटेशन अकाउंटिंग की है वो ये है कि ऐसे इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते। उन्हें हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन हो सकता है कि वो इवेंट्स जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और बिजनेस पर उनका बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ता हो। द सेकेंड लिमिटेशन इज विंडो ड्रेसिंग। देखिए, विंडो ड्रेसिंग जो है उसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ की कमी को छुपाने के लिए हम उसको इस तरह से डेकोरेट करके प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला जो है इन्फ्लुएंस्ड हो जाए या उसके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़े, तो उसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। और अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन है उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है एंड दिस कैन बी डन बाय द अकाउंटेंट्स। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के कई सारे मेथड हैं। एवरेज प्राइस मेथड है आपका, अगर हम देखें तो स्टॉक में फीफो लीफो कई तरह के मेथड्स हम अडॉप्ट करते हैं। साथ में हम कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, इस तरह से करके कई सारे मेथड्स हैं। अब क्या होता है कि अकाउंटेंट जो है वो देखता है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैनेजमेंट ये कहता है कि इस साल हमें प्रॉफिट थोड़ा एक्सेस में शो करना है तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया जाता है। तो गाइस, अगर मान लीजिए कि हम क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करते हैं
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब उस ईयर का, जिस ईयर में हम क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन करेंगे उस साल प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करते हैं तो उस साल जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाता है। अब अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंटेंट मैनेजमेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं। अगर उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा शो करना है, यानी कि सपोज करिए इस साल हमें जो है फर्म को लोन लेना है, तो लेंडर्स को दिखाना है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, तो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन कर सकते हैं जिससे कि प्रॉफिट बढ़ जाए। उसी तरह से अगर मान लीजिए किसी रीज़न की वजह से उन्हें टैक्स अवॉइड करना या टैक्स को कम दिखाना, कम पे करना चाहते हैं, प्रॉफिट को कम दिखाना चाहते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये विंडो ड्रेसिंग बड़ी इजीली पॉसिबल होती है इन अकाउंटिंग, जो कि इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। देखिए इसमें पर्सनल जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सनल जजमेंट इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उस कॉस्ट असेट की कॉस्ट, सेकेंड उसकी यूजफुल लाइफ, और तीसरी होती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि यूजफुल लाइफ के बाद उसे कितने में बेचा जाएगा, दैट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट का तो हमें पता चल जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर जितने में बेचेगा वो हमारे लिए कॉस्ट होगी। यूजफुल लाइफ का भी चलिए मैन्युफैक्चरर बता देता है कि अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपका 5 साल या 6 साल चलेगा। अब आती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू की जो है उसका एस्टिमेशन किया जाता है कि आफ्टर 5 ईयर्स उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, और ये जो वैल्यू है ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, यानी कि डिफरेंट अकाउंटेंट्स स्क्रैप वैल्यू की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे। तो अगर वो वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो ऑब्वियसली जो डेप्रिसिएशन है वो भी हर साल अलग अलग कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से अकाउंटिंग जो है वो पर्सनल जजमेंट से भी इन्फ्लुएंस्ड होती है, ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन ही है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर। हिस्टोरिकल इन नेचर का मतलब है कि अकाउंटिंग जो है वो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव टेकन प्लेस, ऑलरेडी टेकन प्लेस, दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग ये नहीं बताती कि फ्यूचरिस्टिक ट्रांजैक्शन क्या होगा, मतलब कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसका जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई स्कोप नहीं है। यानी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या स्कोप हो सकता है, वो चीज़ें जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं बताई जाती। तो जो फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स हैं या ट्रांजैक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्योंकि हम बेस ही वो लेते हैं कि जो ऑलरेडी हो चुका है उसे रिकॉर्ड करना है, तो हम फ्यूचरिस्टिक ट्रांजैक्शंस को इसमें शो नहीं करते, विच इज़ अगेन द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज रियल वैल्यू नॉट नोन। देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो कई बार ट्रू और फेयर वैल्यू जो है वो शो नहीं करते, मतलब दे समटाइम्स फेल टू शो द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में हम जो असेट्स है उसे कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन पे शो करते हैं, यानी कि कितने में हमने खरीदी और अगर उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो वो माइनस करके हम शो करते हैं। सपोज करिए कि हम एक पीस ऑफ लैंड लेते हैं कि आज से 10 साल पहले बिजनेस ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था जिसकी वैल्यू थी 1 करोड़। आज के तारीख में भी हम उसे 1 करोड़ में ही शो करेंगे। आज के तारीख में हो सकता है उसकी वैल्यू 10 करोड़ हो, लेकिन हम 10 करोड़ नहीं शो करते, हम उसे शो करते हैं 1 करोड़। अगर मैं उस बिजनेस के बैलेंस शीट को गो थ्रू हो रही हूँ तो मैं देखूंगी कि उस बिजनेस के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है या लैंड है जो 1 करोड़ का है। अब मुझे उस बैलेंस शीट को देख के ये नहीं पता चलता कि वो लैंड जो है आज से 10 साल पहले खरीदी गई थी या आज खरीदी गई है। उसी तरह से जो मशीन्स वगैरह हमें शो की जाती हैं वो शो की जाती हैं कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन में। हो सकता है कि करंट में उनकी जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम या ज़्यादा हो।
लेकिन क्योंकि हम अकाउंटिंग में ये मान के चलते हैं कि हम मार्केट वैल्यू को कैसे प्रूव कर पाएंगे, तो हम मार्केट वैल्यू को क्योंकि प्रूव नहीं कर सकते ठीक ठीक, इसलिए हम जो भी अकाउंटिंग बुक्स बनाते हैं उसमें असेट्स वगैरह को हम उनके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं, यानी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे, नॉट ऑन मार्केट प्राइस। एंड द लास्ट इज इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। देखिए, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि सपोज करिए आज से 10 साल पहले हमने 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी थी, एक लैंड खरीदा था जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी। आज भी हम अपनी बुक्स में उसे शो कर रहे हैं 1 करोड़ में। हमने ये नहीं शो किया कि जो आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए हमने खर्च किए थे उसकी आज के तारीख में वैल्यू कितनी है। वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के तारीख में हो सकता है सिर्फ 60 लाख ही हो। देखिए, अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम सारे असेट्स लायबिलिटीज को, सारे ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर करते हैं, लेकिन मनी की अपनी वैल्यू जो है वो तो कांस्टेंट नहीं है ना। मनी की वैल्यू जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के अकॉर्डिंग घटती बढ़ती रहती है। इन्फ्लेशन के टाइम में, यानी जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय जो है मनी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और जब प्राइस लेवल डिक्रीज हो रहा है तो मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करिए कि हमें मिल्क की प्राइस है 40 रुपीज पर लीटर। अब अगर मैं 2 लीटर्स मिल्क खरीदती हूँ तो मैं हर रोज 80 रुपीज स्पेंड करती हूँ, तो 2 लीटर्स मिल्क मैं खरीद पाती हूँ। सपोज करिए कि मिल्क की प्राइस इंक्रीज होकर के हो जाती है 50 रुपीज पर लीटर। अब क्या है कि क्या मैं 80 रुपीज में 2 लीटर्स खरीद पाऊंगी? नहीं। अब अगर मैं 80 रुपीज दूंगी तो मुझे 2 किलो से कम दूध मिलेगा। अब 2 लीटर्स के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा? 100 रुपीज। यानी कि वो जो 80 रुपीज थे उनमें अब 2 लीटर दूध नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि जब प्राइस लेवल इंक्रीज होता है तो मनी की जो वैल्यू है या मनी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। और हम अकाउंटिंग बुक्स में या अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में हम प्राइस लेवल चेंजेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी असेट्स को जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं। अब देखिए, ये जो असेट्स हैं वो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में हमने खरीदी होंगी, लेकिन हम उसे शो करते हैं किसमें? उसी में, मनी में। और मनी में हम ये नहीं देखते कि मनी की खुद की वैल्यू पहले से इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो है हमें एक चीज और प्रॉब्लम होती है कि हमें प्राइस लेवल चेंजेस जो है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होते। यानी हमें ये नहीं पता होता कि जो हमने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे उसकी आज के तारीख में वैल्यू कितनी है। हमें तो वो बैलेंस शीट में 1 करोड़ ही नजर आएगी। ठीक है, तो ये जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है दैट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, और इसकी वजह से भी जो है ये भी एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन ही है। बट गाइस, जैसे मैंने कहा कि कुछ भी हो, चाहे ये सारी लिमिटेशंस हैं, बट स्टिल अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो अंडरमाइन नहीं हो जाती। अगर हम देखें प्राइस लेवल चेंजेस का, तो ठीक है हम उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते, क्योंकि शायद अगर हम ये सब इनकॉर्पोरेट करने लगेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब तो शुरुआत भी हो चुकी है कि हम इसको प्राइस लेवल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें। उसी तरह से बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, हम उन्हें नहीं रिकॉर्ड कर पाते क्योंकि वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है उनकी इंपॉर्टेंस अलग हो सकती है। हो सकता है कि जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज़्यादा हो, किसी के लिए कम हो। बट अगेन क्या है, हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग, बट स्टिल अकाउंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी। और आज के टाइम में जब भी हम किसी बिजनेस के साथ कोई डील करते हैं तो सबसे पहले हम उस बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उस बिजनेस के साथ हमें डीलिंग करनी है या नहीं करनी है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही गाइस आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे होगा ये कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो सब आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आप लोग अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, and
हैप्पी